वहां से आवाज आएगी, जहां हो गए बलिदान मुखर्जी, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, कल निष्काम कर्मयोगी और भारत की आजादी के बाद पहले सदी पूज्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 126वीं जयंती और 23 जून उनका बलिदान दिवस है। ये पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कैलेंडर का हिस्सा है। जब हम विरोध में थे तो आंदोलन करते थे, आज सरकार में है तो उस महापुरुष को श्रद्धांजलि देने का हमने अपना अलग रास्ता चुना है। आने वाली पीढ़ी, आवाज थोड़ा कमी रखना होगी, डॉक्टर मुखर्जी की योग्यता और उनकी प्रमाणिकता का स्मरण कर सके, उसके रास्ते पर चल सके, इसके लिए ये कार्यक्रम है। मंच पर उपस्थित पार्टी के जिले के अध्यक्ष मानव पाठक जी, हमारे दोनों सम्मानीय विधायक माननीय विश्वनाथ सिंह जी, माननीय महेंद्र जी, मुन्ना भैया, सुनील जी, राहुल साहब, हाकम सिंह जी, हमारे दोनों महामंत्री नीचे बैठे हैं, निर्मल जी, पवल जी, हमारे प्रदेश स्तर पर सोशल मीडिया का काम देने वाले बहन, उपस्थित भाइयों बहनों, हम अक्सर डॉक्टर मुखर्जी को जनसंघ के अध्यक्ष है और उसके बाद जो कश्मीर का आंदोलन है उससे बाहर नहीं निकल पाते। अगर डॉक्टर मुखर्जी के बारे में ईमानदारी से जानना है तो उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी से शुरू होना होगा। मैं जिन बातों को महत्वपूर्ण मानता हूं कि जब देश की आजादी का संघर्ष चल रहा था तब भारतीय विचार व्यवस्था में संघर्ष की शुरुआत की अंग्रेजों ने कर दी। बौद्ध अलग है, जैन अलग है, इसकी चर्चा कभी होती नहीं। एक श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु थे, अनागरिक धर्मपाली उनका नाम था, तो उन्होंने संस्था का गठन किया और उस संस्था को बनाने के लिए जब वो कोशिश कर रहे थे तो कोई उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं। उस समय सर आशुतोष मुखर्जी ने उन धर्मपाल महाशय की मदद की और उन्होंने कहा कि आप इसको बौद्ध संघ के रूप में पंजीकृत कराइए। और 1916 में, आज 2026 से 110 साल पहले, सर आशुतोष मुखर्जी उसके अध्यक्ष बने। हो सकता है कि घटना आपको कोई बहुत महत्वपूर्ण न लगे, लेकिन जितने भी साउथ ईस्ट के जितने भी देश है जहां पर बौद्धों की बहुसंख्या है, उनकी भी साथी हमारी जो राजनीतिक कूटनीति थी, उस कूटनीति के विस्तार में सबसे अहम बात एक होनी थी कि हम बौद्ध देशों को या बौद्ध धर्मावलंबियों को भारत की इस धरती से, जिसको सर्वोच्च सम्मान देते हैं, उससे कैसे जोड़ सके। ये काम सर आशुतोष मुखर्जी के अलावा किसी और को श्रेय नहीं जा सकता। अगर ये अधिकार था तो डॉक्टर मुखर्जी के पिता सर आशुतोष मुखर्जी थे। 20 साल पहले 1916 में जब भारत स्वतंत्र हुआ,
और मैं दूसरा कहता हूँ, राष्ट्रीय कार्य करता है, हमें कई बार लगता है डॉक्टर मुखर्जी का जन्म, बलिदान, कश्मीर का आंदोलन, बाकी उनकी योग्यता ये लेकर उनका काम पूरा हो। लेकिन आप कल्पना करिए 110 साल पहले भारत की विदेश नीति, भारतीय सनातन परंपरा के इस ताकत को खड़े करने का विचार मन में आना, जो उनकी दूरदर्शिता का बच्चा है। और 1901 में जन्म हुआ डॉक्टर मुखर्जी का, और 1929 में ही वो विधान परिषद के सदस्य चुन लिए गए विश्वविद्यालय की तरफ से। 28 साल की उम्र रही है, वो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार। लेकिन कोई आदमी 5 साल बाद उस कलकत्ता विश्वविद्यालय का कुलपति बनता है, जिसके पिताजी ने उसी विश्वविद्यालय में कुलपति रहे। और जैसे ही वो 4 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, उन्होंने सारी राजनीतिक कांग्रेस से इस्तीफा दिया और 1939 में उन्हें हिंदू महासभा की सदस्यता दी। यहां से उनका राजनीतिक जीवन शुरू होता है। 1929 में जब वो विधान परिषद के सदस्य बने थे, तब वो विश्वविद्यालय कर्मचारियों के तौर पर वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे। लेकिन उनका जो राजनीतिक अभियान है वो शुरू हुआ 1939 से, जब उन्होंने हिंदू महासभा की सदस्यता दी। और उनके जीवन का जो स्वर्णिम काल मानता हूं, वो 43 से लेकर 47 के बीच में। उनकी आयु कम थी, तो कम आयु में ज्यादा बीच से चले गए। जैसे डॉक्टर मुखर्जी ने हिंदू महासभा के अध्यक्ष के तौर पर जो कार्यकाल संभाला, वो 43 से 45 से बना। लेकिन उस समय रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, अंग्रेजी थे तो उनके नाम पर ही वो थी, वो उस समय दिल्ली और मुंबई और कलकत्ता 2 जगह पर बनी। लेकिन डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि नहीं, हमारी जो भारतीय संस्कृति, हमारी जो लोक भाषा है, जो स्थानीय भाषा है, उसके संरक्षण और संतुलन का काम करना होगा। हमारी सरकारें नहीं थी। एशियाटिक सोसाइटी का गठन 1916 में हुआ, लेकिन डॉक्टर मुखर्जी उसके अध्यक्ष बने 1943। और उस समय उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी हिस्से हो सकते थे, उन सब पर विचार करना शुरू किया कि कहां कहां तक भारतीय संस्कृति की सामर्थ्य। और जिनका नाम मैंने आपको बोला है, बौद्ध भिक्षु अनागरिक धर्मपाल जी, वो संस्था तो 1916 में बन गई, जिसके अध्यक्ष के पिताजी थे। 1943 में वो भी उस संस्था के अध्यक्ष बने और वो जीवन पर्यंत मृत्यु तक उसके अध्यक्ष रहे। लेकिन जब हमने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से पूरे साउथ ईस्ट के देशों को और बाकी पूरे भारतवर्ष में जो हमारी सांस्कृतिक विरासत थी, उसको संकलित करने का जब अभियान शुरू किया, तो उन्होंने 5 विदेश यात्राएं, और वो 5 विदेश यात्राएं भारतीय संस्कृति के संकलन के लिए समर्पित थी। जब वो बर्मा गए, तो वहां भगवान बुद्ध के जो सबसे प्रिय शिष्य थे, सारिपुत्र महामौगल्या, उनकी अस्थियां बर्मा के पास थी। और ये जो धर्मपाल जी हैं, ये कोशिश करते रहे, लेकिन ये सफल नहीं हुए। जिनकी भी इच्छा थी कि चीजें इकट्ठी हो जाए, लेकिन जब वो बर्मा गए 1947 के आसपास, 1949, और वहां से वो अस्थियां लेकर आए। कोई भी जानता कि मध्य प्रदेश के सांची में दोनों की अस्थियां रखी गई हैं। देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हो गए थे, महाबोधि संस्थान के अध्यक्ष स्वयं डॉक्टर मुखर्जी थे। आप कभी सांची जाइए, एक चित्र आपको मिलेगा जिसमें जवाहरलाल नेहरू है और सिर पर अस्थियां रखे डॉक्टर मुखर्जी का चित्र आपको तो मिलेगा। और उन्होंने कहा कि ये अस्थियां सबसे ज्यादा सुरक्षित और जहां पर उनको रहना चाहिए, जहां पर वो रहे, वो सांची का स्तूप है। दुनिया में वो अस्थियां किसी और के पास नहीं है, हिंदुस्तान में भी, मध्य प्रदेश में सांची में है, वो लाने वाले डॉक्टर मुखर्जी। कभी किसी को पता नहीं चला। जबकि मैं जाता हूं, जब मैं कल्चर मिनिस्टर था, तो वो पहली बार उसका पूजन करने के लिए गया। वो साल में एक बार 3 दिन के लिए बाहर निकलते हैं,
पहली बार में मुझे भी नहीं पता था कि डॉक्टर मुखर्जी भी इसको लेकर आए। मुझे दूसरी बार में पता चला जब मैंने उसके पूछा कि ये इसकी आई कहां से, तब पता चला कि ये डॉक्टर मुखर्जी लेकर आए और उस समय उस संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर मुखर्जी थे। हम डॉक्टर मुखर्जी को खाली इतने में नहीं बात कर सकते, वो जनसंघ के अध्यक्ष थे। डॉक्टर मुखर्जी की 54 साल की छोटी सी आयु में उनके जो आयाम है वो आयाम बहुत ज्यादा है। मैं फिर इस बात को रिपीट करना चाहता हूं कि देश स्वतंत्र था तब उन्होंने कहा था कि हमारी विरासत सुरक्षित होनी चाहिए, और उसकी शुरुआत उन्होंने खुद की थी। उनके पिता विदेश में पढ़े थे, वो विदेश में पढ़े थे, वो अंग्रेजी के ज्ञाता थे, लेकिन उन्होंने विश्वविद्यालय में कहा कि यहाँ बंगाली में पढ़ाया जाएगा, बंगाली में ही परीक्षा होगी। देश के पहले महापुरुष का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसने कहा कि बंगाली में पढ़ाई होगी और बंगाली में परीक्षा होगी। अंग्रेजी को चुनौती देने का काम अगर किसी ने किया तो डॉक्टर मुखर्जी ने। रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे महापुरुष जो हमेशा अंग्रेजी में बोलते थे, अंग्रेजी में लिखते थे, उन्होंने पहली बार कलकत्ता विश्वविद्यालय के उस समारोह में बंगाली में भाषण दिया, बंगाली में संबोधित किया। ये उनकी सफलता था और उनका योगदान है भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषा को। तो एक घटना जो मैं नहीं जानता, मैं पटरी के मुंह से सुनी, क्योंकि उनके बारे में चीजें उतनी ही है, लेकिन उनकी दूरदृष्टि जो थी, तो मैं हमेशा कहता हूं कि 3 बातें संगठनात्मक तरीके से अगर मर्यादा सीखनी है तो डॉक्टर मुखर्जी से सीखना चाहिए। जनसंघ बन गया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी बन गई, दीनदयाल जी के अलावा उन्होंने कहा अगर दीनदयाल जी जैसे 2 और लोग मुझे मिल जाए तो मैं पूरे हिंदुस्तान में वो परिस्थिति पैदा कर दूंगा कि कांग्रेस खड़े नहीं होगी। ये भाषण मैंने जानबूझ के, क्योंकि हम उतनी ही बातें हर बार करते हैं, डॉक्टर मुखर्जी यहाँ पैदा हुए, ये बात को जनसंघ के अध्यक्ष बन गए, तो मैंने कहा देखो कोई पार्लियामेंट में कोई उनका भाषण है क्या? तो ये पार्लियामेंट का वही भाषण है जब मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को इनकार किया और उन्होंने अपने मंत्री परिषद से इस्तीफा दिया, लेकिन उन्होंने कुछ और तो था नहीं। लेकिन रेडियो चलता था आकाशवाणी के बीच में वो आकाशवाणी आपको सुना पड़ता होगा। हमें पता है कि कई सारे लोगों को अंग्रेजी समझ में नहीं आएगी, लेकिन उनकी गरजती हुई आवाज तो कानों में जरूर ठोकर दे रही होगी, ये मैं जरूर बात करूंगा। कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन मुस्लिम लीग समझ में आया होगा, कांग्रेस समझ में आई होगी, जवाहरलाल नेहरू समझ में आए होंगे, डॉक्टर चित्तार समझ में आए होंगे, तो समझ में आया होगा ना। अटल जी कह रहे थे हिंदी, वो कहते हैं कुछ नहीं करना है, उस महापुरुष की आवाज हमारे कानों में क्या असर देती है ये घर जाके विचार करना। हम महापुरुषों को कहानी किससे सभी मानते थे? वो अस्वस्थ थे जब जनसंघ के अध्यक्ष तब उनकी अस्वस्थता शुरू हो गई, और इसलिए जब उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की तो कश्मीर का मतलब स्वाभाविक तरीके से उठा, क्योंकि संसद में विरोध करने वाले हुए थे। तब उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को छोड़ा नहीं जा सकता, और वो चंडीगढ़ में अपना भाषण कर रहे थे। आवेग में कहिए, उत्तेजना में कहिए, दुख में कहिए, वो कह गए कि परमिट व्यवस्था आजाद भारत में स्वीकार नहीं है और मैं परमिट नहीं दूंगा और सब यहाँ इसको तोड़ूंगा, जम्मू कश्मीर के अंदर। जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आम सभा में इसकी घोषणा की, लेकिन बाद में लोगों ने कहा कि आप तो अध्यक्ष है, लेकिन आपने तो कार्यकारिणी से अनुमति नहीं दी, आपने आंदोलन की घोषणा कैसे कर दी? जो पार्टी का अध्यक्ष है उसको तो निर्णय करने का अधिकार होता है। कहते उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी को फिर से बुलाया, पहले क्षमा मांगी कि मैंने भ्रष्टता कर दी है, आपसे सहमति के बगैर मैंने आंदोलन की घोषणा कर दी है, लेकिन मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप मुझे आंदोलन की अनुमति दीजिए। इतनी विनम्रता और अपने निर्णय के प्रति इतना समर्पण, ये सीखने लायक।
कि मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं, चाहूं तो निर्णय कर सकता हूं, अकेला भी कह दूंगा तो इस कार्यकारिणी को मानना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी सम्मति आपको पहले देनी चाहिए, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हाथ जोड़कर कहते हैं अब मैंने घोषणा कर दी है, तो लाज आपको चाहिए और आप उसकी अनुमति दीजिए और अनुमति दीजिए। लेकिन साथ में ये भी कार्यकारिणी ने तय किया कि आपका स्वास्थ्य खराब है, इसलिए ये 4 कार्यकर्ता आपके साथ रहेंगे, उसका अटल जी नहीं, आप इनको छोड़ नहीं सकते। उन्होंने वो शर्त मान ली। अटल जी के मुंह से सुना हुआ भाषण नहीं मिला। भोपाल की पुरानी विधानसभा में अटल जी का व्याख्यान था, अटल जी ने अपने मुंह से ही बात कि हम लोग जाते थे, उनके स्वास्थ्य की चिंता करते थे, समय पर दवाइयां देते थे, उनने कभी दवाई नहीं मांगी, हम ही लोगों को देनी पड़ती थी, ये उनका स्वभाव था। लेकिन जैसे ही उन्होंने सीमा को पार किया तो लगभग 37 किलोमीटर वो अंदर चले गए, क्योंकि गिरफ्तारी नहीं। उस समय उनके मन में जो विचार आया, वो भी एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, इतने दूर तक देखना और सोचने की ताकत है डॉक्टर मुखर्जी की। उन्होंने अटल जी से कहा कि तुम वापिस आओ। उन्होंने कहा कि पार्टी ने तय किया है कि आपका साथ नहीं छोड़ रहा है। तब उन्होंने दूसरी बार अपने अध्यक्ष के अधिकारों का उपयोग किया। मैं जनसंघ का अध्यक्ष डॉक्टर मुखर्जी तुम्हें आदेश देता हूं कि जाओ तो हिंदुस्तान की जनता को बताओ कि डॉक्टर मुखर्जी ने बिना वीजा पकड़ के जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर दिया है। अटल जी के इनकार करने के बाद भी जबरदस्ती उन्होंने अटल जी को वापस पहुंचाया। अटल जी ने आकर ये बातें जब कही, तब तक तो ज्यादा दिन तो थे नहीं, 4 दिन में चीजें खत्म हो गई। मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं उसके पीछे क्या संदेश रहा होगा मुझे नहीं पता। मैं देखता हूं कि अटल जी को उन्होंने देश को संदेश देने के लिए भेजा था। जिस नौजवान को उन्होंने देश के लिए संदेश देने के लिए भेजा, वो देश का प्रधानमंत्री बना। नहीं तो पता नहीं जगत में क्या होता। जम्मू कश्मीर के आंदोलन में डॉक्टर मुखर्जी के साथ जो नेता प्रतिपक्ष थे, उनके साथ ये हश्र हुआ, तो बाकी कार्यकर्ताओं का क्या होगा? ये जो चीजें हैं, इन बातों को हमें समझना होगा। हम राजनीति में हैं, क्या सिर्फ इतना ही सोचने के लिए है कि हमारा क्षेत्र, हमारा जन्म स्थान, हमारा परिवार, हमारा स्वयं का हेतु, ये लोग कैसे लोग नहीं थे? आप जाइए कभी कलकत्ता, तो कम से कम 5-6 बार गया हूं। मतलब वो जो भवन बना है वो 100 साल से ज्यादा पुराना है। 100 साल पहले इतनी भव्य इमारत है वो। उनकी संपन्नता में जो चीजें थी उनमें इन बातों को कोई मायने नहीं था। उनको इतना खपना था, इतना सोचना था, इतना करना की जरूरत उनके लिए जीवन में थी नहीं। लेकिन आर्थिक समृद्धि और प्रतिष्ठा उन्हें रास नहीं आई और उन्हें रास्ता चुना राष्ट्र की रक्षा का, भारत माता की सेवा का। तो चाहते तो दूसरे रास्ते मिल सकते थे। उनकी योग्यता का ही परिणाम था कि कांग्रेस को छोड़ने के बाद भी उनको पहले मंत्रिमंडल में स्थान मिला। जिस लोकेश शहर को उन्हें बनाने का काम शुरू किया था, उसमें जवाहरलाल नेहरू लोकार्पण नहीं गए। उन्हें देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुलाया और चित्तरंजन बाबू जो वहां के बहुत बड़े समाज सेवक थे, उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि इस उद्योग का कारखाने का नाम चित्तरंजन बाबू के नाम पर रखा जाए और रेल डिब्बे और इंजन बनाने के कारखाने का नाम चित्तरंजन जी के दास के नाम पर रखा गया। कि डॉक्टर मुखर्जी का दूरदर्शी सोचता। मुझे लगता है कि मंत्रिपरिषद में भी रहकर उन्हें कभी किसी प्रस्ताव को आंख बंद करके समर्थन नहीं किया। बहुत लंबी डिबेट उनकी नहीं है पार्लियामेंट के भीतर। जो चीजें उन पर बोली गई उसमें अटल जी उनका भाषण ही सबसे बड़ा योगदान है, जिसके कारण से हम डॉक्टर मुखर्जी के व्यक्तित्व को जान सकते हैं। लेकिन मैं क्योंकि देश का संस्कृति मंत्री रहा, देश की विदेश नीति में जब हम किसी से सीधे लड़ते नहीं तो हम उसे संस्कृति के तौर पर हम प्रवृत्त करके उसकी कर जाते हैं।
हर सारे देशों से हमारे संबंध ऐसे नहीं है कि जहां हम कूटनीतिक तरीके से संवाद करें, और जहां भारत को भारत की नीति के साथ जाना संभव नहीं होता है, वहां पर हम सांस्कृतिक दूतों के माध्यम से उस देश का अपना रास्ता निकालते हैं। और इसलिए बौद्धों की संप्रभुता, बौद्धों का प्रचार, बौद्धों का प्रभाव, ये भारत की ताकत है। आज पूरा चीन, उसमें जो बहुसंख्या है वो भारतीय बौद्धों की। बौद्धों के भी दो विचार है, भारतीय विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, दूसरी तरह से धारा है। लेकिन चीन में जो बौद्ध हैं वो भारतीय परंपरा को मानने वाले लोग हैं, हमारे ग्रंथ नहीं थे, उस ग्रंथों को लिखने वाले, देने वाले वो भारत के लोग, अपनी ही लिपि से चाइनीज लिपि में करने वाले लोग भारत के लोग। ये चीजें हैं जो हमें कहीं इस बात का रास्ता देती है कि आज नहीं कल इन्हीं कारणों से चीन हमारे निकट आएगा। सीमा की दृष्टि से तो हमारा दुश्मन है, उसकी जो साम्राज्यवादी नीतियां हैं उसके कारण वो हमेशा हमसे डरते रहेगा, मौके तौर पर ये दिखता है। लेकिन कूटनीति ये नहीं कहती, कूटनीति कहती है कि एक रास्ता बचा है। वहां अगर आधे मुसलमान है तो आधे बौद्ध हैं जो भारत की तरफ शांति की दृष्टि से अपनी नजर रखते हैं। ये आशा की किरण है भारत के लिए, एशिया महाद्वीप के लिए। और एशियाटिक सोसाइटी के पीछे काम करने की जो शुरुआत डॉक्टर मुखर्जी की थी, वो इसी बात को लेकर थी, क्या हम साउथ ईस्ट एशिया और बुद्धिस्ट कंट्रीज को भारत के साथ वैचारिक रूप से एकजुट करके इकट्ठा रख सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा था हमें उनके मूल्यों की चिंता करना पड़ेगी, हमें उनको मदद करना पड़ेगी, हमारे और उनके बीच में एक ऐसा निकटतम सामंजस्य होना चाहिए जो आत्मीयता का भाव पैदा करे, एकता का भाव पैदा करे। और जिन संस्थाओं ने काम किया वो महाबोधि सोसाइटी हो, चाहे रॉयल एशियाटिक सोसाइटी हो, इनमें अगर आप इनके कामकाज को देखोगे तो आप दंग रह जाओगे। मुझे गर्व है कि मोदी जी के नेतृत्व में जब कल्चर मिनिस्टर था तो इन सारी सोसाइटियों पर हम मिनिस्टर के नाते मैं अध्यक्ष हुआ करता था, बाद में मैंने बाकी लोगों को अध्यक्ष बनाया। जिस उद्देश्य से डॉक्टर मुखर्जी ने सोसाइटियों को बनाया उसमें महाबोधि सोसाइटी ने तो ठीक काम किया, लेकिन रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने काम नहीं किया। वो संपत्तियों के झगड़ों में लगे और आज देश की आजादी के बाद भी हम उन चीजों को दुरुस्त नहीं कर पाए। आज हमारी स्वतंत्र सरकार है, हम खुद भी सरकार के हिस्से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम अपने मूल्यों के बारे में, अपने दस्तावेजों के बारे में, अपने स्मारकों के बारे में कब सोचते हैं? आपके ही गाँव में जाने कितनी चीजें पड़ी होंगी जो 700 साल पुरानी, 800 साल पुरानी है, हमने कभी पलट कर नहीं देखा। हमारी आंखों के सामने वो घटती जा रही है, हमें लगता है कि उठा के ले गए, अगर टूटी फूटी चीज है क्या फर्क पड़ता है? ये सच्चाई नहीं है। एक उदाहरण के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। परसों डॉक्टर जोशी जी के पास बैठे थे, तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिनको डकैत घोषित कर दिया था, वो बनारस के थे, राज परिवार के। जब मैं गया था तब भी यही इतिहास लिखा हुआ था कि इन्होंने बौद्ध ज्ञान के मंदिरों को तोड़ा। और जब बाद में रिसर्च हुई और रिसर्च पूरी हुई तो पता चला कि जिस अंग्रेज का नाम लिखा जाता है कि ये हमारा आर्कियोलॉजी का गुरु रहा है, जिसने आर्कियोलॉजी की शुरुआत की है, और जिनको लुटेरा कहा गया, उनने उसको ढूंढा, वहां से उस स्तूप से सामग्रियां निकाली और वही एशियाटिक सोसाइटी में उसके दस्तावेज मिल गए। उन्हें ये 5 चीजें फला व्यक्ति का उस अंग्रेज का नाम लिखा हुआ है जो आर्कियोलॉजी का बहुत कहा जाता है, उसके द्वारा यहाँ लाके जमा कराने के लिए दी थी। वहां पर वो जमा नहीं हुई और वो इंग्लैंड चोरी कर ले गया। जो चोर था ये देश 100 साल तक उसको पूछता रहा कि वो भारत के लिए अच्छा करता रहा, और जिसने ईमानदारी से चीजों को इकट्ठा करके जमा किया था, इतिहास उसे 100 साल तक छोड़ दिया। इससे बड़ी तो गौर प्रमाण घटना हो सकती है
अब वो परसों मुझे नहीं मिलते, तो मैंने कहा मैं गया था तो मूर्ति लगी, बोलते मूर्ति तो बाहर लगी हुई, वहां तो दस्तावेज उनको डकैत या लुटेरा रखा हुआ। जिस आदमी ने उनको ढूंढा, उन वस्तुओं को संग्रहित किया, उस विरासत को ले जाकर इस संस्था के सामने दिया, तो चोर और जिसके द्वारा वो सामग्री पहुंचाई वो उसने जमा ही नहीं की, वो हिंदुस्तान की साल्तनत का सिरमौर कहा जाता है। यदि हमारी जिम्मेदारी नहीं, यदि हमारी सरकारों की जिम्मेदारी नहीं, लेकिन आप कल्पना करो कि देश गुलाम था, तब जिन लोगों ने सोचना शुरू किया था क्या दूरदर्शिता रही है, आज भी हमें सोचना चाहिए। दुनिया में युद्ध ही युद्ध है, शांति के बारे में कोई कहने वाला देश नहीं है भारत का। हर व्यक्ति को सत्ता चाहिए, हर व्यक्ति को साम्राज्य बढ़ाने की इच्छा है, तो दुनिया के संसाधनों पर कब्जा चाहिए ताकत के साथ। ये बात डॉक्टर मुखर्जी जैसे दूरदर्शी लोगों ने 100 साल पहले सोच ली। आज भी दुनिया में अगर कोई भारत की तरफ दृष्टि उठाकर देख रहा है कि कोई रास्ता निकलेगा तो भारत से निकलेगा। दुनिया हम पर विश्वास करती है, लेकिन क्या देश के भीतर ऐसा वातावरण है? ये डॉक्टर मुखर्जी के जीवन से सीखना। उस समय जो देश का हित सोचते थे वो कांग्रेस के साथ गए, बाकी कोशिशें की, हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे, बाकी पदों पर रहे, लेकिन उन्हें लगा कि नहीं, कोई नई सामर्थ्य देखनी पड़ेगी जो सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करे, तब वो परम पूज्य गुरु जी से। और फिर उन्होंने हिंदू महासभा छोड़कर जनसंघ के पहले अध्यक्ष के तौर पर काम किया। और मैं कहूंगा कि हम सब डॉक्टर मुखर्जी को जनसंघ के अध्यक्ष से लेकर उनके बलिदान तक में नहीं समझ सकते। डॉक्टर मुखर्जी प्रतिभा ऊर्जा के साथ पैदा हुए थे, बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत उस आदमी का संघर्ष, उनका निर्भय और साहसी जीवन, उनका अध्ययनशील और दूरदर्शी जीवन, ये प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए मार्गदर्शन करेगा। डॉक्टर मुखर्जी को गंभीरता से पढ़िए, उनके बारे में जानने की कोशिश करिए। आज बहुत सारे लोगों ने उनकी आवाज पहली बार सुनी होगी। मुझे लगता है आज का दिन हम सबके सार्थक होगा। मैं डॉक्टर मुखर्जी के चरणों में प्रणाम नमन संग्राम अपनी बात को समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय।